गोजो सातोरू दी ऑनर्ड वन वर्सेस साइतामा दी वन पंच मैन। अगर इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो इस फाइट को कौन जीतेगा? आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोनों की स्केलिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एंड दोनों की स्पीड स्केलिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ लोगों को मिसकंसेप्शंस भी हैं तो हम उन्हें भी क्लियर करने वाले हैं। तो साइतामा एक्चुअली में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो साइतामा ने अपनी स्नीज से ही जुपिटर को ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये चीज उसको लार्ज प्लेनेटरी लेवल पर स्केल कर सकती है। एंड इतना ही नहीं, साइतामा ने अपने पंच के साथ मल्टीपल स्टार्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये चीज मल्टी सोलर सिस्टम लेवल पर उसको स्केल कर देगी। स्पीड की बात की जाए तो साइतामा ने पीछे मुड़ के अपनी पुरानी रिफ्लेक्शन को देख लिया था, जो कि रिलेटिविस्टिक प्लस पर स्केल हो जाता है। एंड साइतामा ने कुछ सेकंड्स के ही अंदर मून से अर्थ तक भी ट्रेवल किया है। एंड मांगा के अंदर ये चीज बोली गई है कि फ्लैशी फ्लैश की स्पीड लाइट की जितनी है, एंड फ्लैशी फ्लैश ने ही ये चीज एडमिट की है कि साइतामा उसकी स्पीड को सरपास करता है। बट लेटर ऑन जब साइतामा गारो से फाइट करता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है साइतामा की ग्रोथ वाली एबिलिटी की वजह से। सो हाँ, साइतामा को इस सेप्टियल प्लस स्केल कर सकते हैं। एंड अगर तुम थोड़ा हाई बॉल करना चाहो तो तुम ये वाली कैलकुलेशन यूज कर सकते हो, जो कि साइतामा को एमएफटीएल प्लस स्केल कर देती है। स्टार्टिंग में ही मैं ये चीज बता देता हूँ कि अगर कोई गोजो को सिटी लेवल मानता है, सो आज तुम्हें प्रूफ्स मिलने वाले हैं कि गोजो सिटी लेवल से ऊपर कैसे स्केल करता है। एंड मैं ये चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम पूरी स्केलिंग ध्यान से सुनो इंस्टेंट ऑफ कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले। जब तुम पूरी स्केलिंग अच्छे से सुन लो तब तुम कमेंट कर सकते हो, बिकॉज अगर तुमने स्केलिंग को समझने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि तुम भी मेरे से एग्री करोगे। सो लेट्स स्टार्ट स्केलिंग गोजो सातोरू। सो ये चीज एक बारी नहीं, दो बार नहीं, तीन बारी नहीं, चार बारी नहीं, पता नहीं कितनी बारी स्टेट की गई है कि जो सुकुना है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड हाँ, अभी कुछ नमूने आके बोलेंगे कि यहाँ पर सोसाइटी की बात हो रही है, बट यहाँ पर एक्चुअली में सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, बिकॉज जेजेके के अंदर जब भी सोसाइटी की बात होती है तो या तो उसे ह्यूमैनिटी बोला जाता है या तो ह्यूमन सोसाइटी बोला जाता है। एंड जब भी वर्ल्ड का यूज होता है तो वहाँ पे हमेशा सोसाइटी की बात नहीं हो रही होती है। जैसे जब सुकुना ने वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज किया था तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि ये वाला जो स्लैश है ये वर्ल्ड को बाइसेक्ट करता है। वर्ल्ड का एक और बार यूज हुआ है जब यूकी ने ब्लैक होल को क्रिएट किया था। एंड जो ब्लैक होल होते हैं वो तो ऑब्वियसली प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं। सो इससे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि जेजेके में जब भी वर्ल्ड का यूज़ होता है तो वहाँ पर कभी भी सोसाइटी की बात नहीं हो रही होती है। सो हाँ, सिंस ये चीज़ एक बार ही नहीं मल्टीपल टाइम्स बोली गई है कि सुकुना वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसका मतलब सुकुना डेफिनेटली यहाँ पर प्लेनेटरी लेवल पर स्केल होगा। एंड जो हमारा जोग है उसने एक माउंटेन को क्रिएट किया अपने डोमेन के अंदर, डैगन ने एक आइलैंड को क्रिएट किया एंड उसके साथ साथ डैगन ने एक स्टार को भी क्रिएट किया था। एंड यस, जो हमारा गोजो सातोरू है वो डैगन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो गोजो होगा वो एट बेयर मिनिमम स्टार लेवल तो होगा ही। बट इतना ही नहीं, जेजेके की एनीमे गाइड के अंदर ये चीज बोली गई है कि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एक यूनिवर्स क्रिएट करता है। एंड जेजेके की गाइड बुक के अंदर ये चीज बोली गई है कि जो गोजो का डोमेन है वो साइज के अंदर इन्फिनाइट है। इस चीज का मतलब है कि गोजो सातोरू अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एक इन्फिनाइट साइज यूनिवर्स क्रिएट करता है। बट ये तो एडल्ट गोजो है, तुम इसको छोड़ो। अगर मैं टीन गोजो की बात करूं तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करता हूँ। P1, अगर गोजो सातोरू अफेक्ट कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है एक फोर्थ डायमेंशनल बीइंग को, सो गोजो सातोरू भी फोर्थ डायमेंशनल टियर पर स्केल करेगा। P2, जो टोजी का हिडन इन्वेंटरी कर्स था उसको बोला गया था कि वो अपने अंदर कंटेन करता है एक फोर्थ डायमेंशनल स्पेस को। P3, जब गोजो एक टीनेजर था तभी उसने उस कर्स को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो कंक्लूजन ये है कि गोजो सातोरू फोर्थ डायमेंशनल है, बिकॉज जो पहले तीन प्रेमिस हैं वो बिल्कुल ठीक है। नाउ अभी कुछ नमूने इस चीज को डिबंक करने का ट्राई करते हैं ये बोल के कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एंड सिंस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि राइटर हमसे खुद पूछ रहा है। ये लोग ये चीज नहीं देखते कि क्वेश्चन मार्क के आगे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा हुआ है। एंड जब एक्सक्लेमेशन पॉइंट और क्वेश्चन मार्क साथ में लगता है किसी स्टेटमेंट के अंदर तो वो चीज एक रिथोरिकल एक्सक्लेमेटरी बन जाती है। रिथोरिकल एक्सक्लेमेटरी एनीमे मांगा के अंदर तब यूज होती है जब राइटर को कुछ इंटेंस इमोशन शो करने होते हैं, लाइक बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना या बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाना। सो यहाँ पर बेसिकली रीडर्स की एक्साइटमेंट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर राइटर ने ऐसे इस चीज को लिखा है। अगर यहाँ पर बस क्वेश्चन मार्क होता तब हम बोल सकते थे कि क्वेश्चन ही पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो हाँ, ये सेंटेंस कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिथोरिकल एक्सक्लेमेटरी है। सो गोजो डज स्केल टू इट। नाउ गोजो के हॉलो पर्पल को मेचोस्की या मेचोस्की मैट्रिक बोला गया है। ये जो चीज होती है वो कॉम्बिनेशन होती है स्पेस एंड टाइम का। इसका मतलब जो गोजो का हॉलो पर्पल होगा वो फोर्थ डायमेंशनल होगा। एंड ये चीज मोर कंसिस्टेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज जेजेके के अंदर ये चीज बोली गई है कि जो गोजो की लिमिटलेस है वो स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट करती है। इसका मतलब लिमिटलेस 4D है।
एंड गोजू की जो अदर एबिलिटीज हैं लाइक हॉलो पर्पल, रेड एंड ब्लू, वो लिमिटलेस के थ्रू ही बनती हैं। नाउ मेरी इस वाले स्केल को और भी ज्यादा कंसिस्टेंट बना देता है मेरा पुराना वाला स्केल, जिसमें मैंने ये चीज प्रूफ की थी कि जो गोजू है वो 4th डायमेंशनल है। नाउ इस चीज को और भी ज्यादा हाई स्केल किया जा सकता है बिकॉज गोजू अपने स्पेस टाइम को इन्फिनिटली कन्वर्ज करता है। इस चीज का मतलब है कि गोजू सातरू मल्टीवर्सल प्लस होगा। नाउ हमारे पास आ जाता है योरूज़ु का परफेक्ट स्फीयर एंड रुको। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जिजिके का कैरेक्टर को इस पे स्केल नहीं करता, मोहरागा ने इस पे अडेप्ट करके रखा है। अरे छोड़ो तुम ये सब, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो योरूज़ु है वो खुद ही अपने परफेक्ट स्फीयर पे स्केल करती है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि योरूज़ु अपने परफेक्ट स्फीयर पे कैसे स्केल करती है, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्टेबलाइजेशन फीट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं कि स्टेबलाइजेशन फीट होता क्या है। तो VSBW के अकॉर्डिंग अगर कोई करैक्टर अपनी एग्जिस्टेंस, एनर्जी, प्रेजेंस या किसी और फैक्टर के थ्रू किसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली सस्टेन करता है या स्टेबलाइज करता है तो उस करैक्टर की पावर भी उस स्ट्रक्चर के रिलेटिव स्केल होती है। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर तुम किसी स्ट्रक्चर को अपनी एनर्जी से स्टेबल कर रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी भी उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए काफी होनी चाहिए, वरना तुम उसे स्टेबल नहीं कर पाओगे। योरूज़ु अपने परफेक्ट स्फीयर को स्टेबलाइज कर पा रही थी। अगर मैं परफेक्ट स्फीयर की बात करूं तो मांगा के अकॉर्डिंग परफेक्ट स्फीयर का 0 कॉन्टेक्ट एरिया है। मैथमेटिकली इसे A=0 भी लिखा जाता है। फिजिक्स में स्ट्रेस का फॉर्मूला है स्ट्रेस फोर्स डिवाइड एरिया। बेसिकली प्रेशर या स्ट्रेस डिपेंड करता है फोर्स और कांटेक्ट पर। अब मान लो फोर्स फिनाइट है, चाहे फोर्स कितनी भी नॉर्मल हो, अगर उसे 0 एरिया से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट थ्योरेटिकली इनफिनाइट स्ट्रेस की तरफ जाता है। एंड ये जो परफेक्ट स्फीयर का इनफिनाइट प्रेशर होता है ये पूरी स्फीयर पर नहीं होता है, ये बस उस एग्जैक्ट पॉइंट पर होता है जहाँ परफेक्ट स्फीयर किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है, पूरी स्फीयर में नहीं होता। इसी कॉन्टेक्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये चीज हमने मांगा के अंदर योरूज़ु को करते हुए भी देखी है, जब उसने परफेक्ट स्फीयर से ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरा, जैसे ही परफेक्ट स्फीयर ग्राउंड को टच करते हुए जा रहा था। परफेक्ट स्फीयर इनफिनाइट प्रेशर जनरेट करता है लेकिन उसके बाद भी वो डिफॉर्म नहीं होता है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इम्पैक्ट के टाइम अपनी शेप को चेंज करते हैं, लेकिन परफेक्ट स्फीयर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो मेरी इस आर्गुमेंट से ये चीज कंक्लूड होती है कि अगर परफेक्ट स्फीयर इनफिनाइट स्ट्रेस या प्रेशर के बाद भी स्टेबल है तो उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी होगी वो भी इनफिनाइट होगी। ये परफेक्ट स्फीयर स्टेबलाइज हो रहा था योरूज़ु की कर्स्ड एनर्जी से। अगर परफेक्ट स्फीयर इनफिनाइट स्ट्रेस अपने ऊपर लगने के बाद भी स्टेबल है और उस स्टेबिलिटी का जो सोर्स है वो योरूज़ु की कर्स्ड एनर्जी है, तो योरूज़ु एक्टिवली उस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है। और स्टेबलाइजेशन फीट्स के अकॉर्डिंग जो करैक्टर किसी स्ट्रक्चर को सस्टेन या स्टेबलाइज करता है उसकी पावर भी उस स्ट्रक्चर के रिलेटिव ही स्केल होती है। इस सब से ये चीज प्रूफ होती है कि योरूज़ु अपने परफेक्ट स्फीयर से स्केल करती है। इसका मतलब योरूज़ु हाई यूनिवर्सल लेवल है एंड गोजो सातोरू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सो हाँ, गोजो सातोरू को तुम हाई यूनिवर्सल लेवल से लेके मल्टीवर्सल प्लस लेवल तक स्केल कर सकते हो। स्पीड की बात की जाए तो फीट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक ही फीट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि है प्रिजन रियलम का। गोजो सातोरू प्रिजन रियलम के अंदर मूव कर पाया था जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये गोजो सातोरू को इनफिनाइट स्पीड दे देगा। एंड अगर तुम इनएक्सेसिबल स्पीड को अभी तक मानते हो तो ये उसे इनएक्सेसिबल स्पीड दे देगा। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि साइतामा के पास उसकी ग्रोथ वाली एबिलिटी है, इस वजह से कोई भी कैरेक्टर उसको नहीं हरा सकता है। इवन मेरी गोकू वर्सेस साइतामा वाली वीडियो के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने इस बारे में कमेंट किया था, बट ये चीज बिल्कुल गलत है बिकॉज जो साइतामा की ग्रोथ वाली एबिलिटी है वो इंस्टेंट नहीं है। साइतामा को ग्रोथ करने में टाइम लगता है। एंड सिंस मैंने ये चीज ऑलरेडी प्रूफ करके रखी है कि गोजो की स्पीड साइतामा से ज्यादा है, सो गोजू पहले ही साइतामा को हरा देगा, इससे पहले साइतामा ग्रो कर पाए। अगर मैं बात करूं गोजू की एबिलिटीज के बारे में, जैसे कि लैप्स ब्लू, रिवर्सल रेड और हॉलो पर्पल, तो ये तीनों के तीनों टैग्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये साइतामा को हरा सकते हैं। नाउ साइतामा गोजो को टच भी नहीं कर सकता गोजो की इन्फिनिटी की वजह से। एंड अगर मैं गोजो की इन्फिनिटी का लो बॉल वर्जन भी यूज करूं तब भी साइतामा के पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे साइतामा इन्फिनिटी को बाईपास कर सके। अगर मैं इन्फिनिटी का लो बॉल वर्जन भी यूज करूं तब भी इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए एटलीस्ट तुम्हें इन्फिनाइट स्पीड तो चाहिए, बट साइतामा के पास इन्फिनाइट स्पीड नहीं है, सो ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर पाएगा बिकॉज गोजो अपने और अपने ओपोनेंट के बीच में एक इन्फिनाइट स्पेस क्रिएट करता है। मैं तो बोलूंगा तुम इन्फिनिटी को कंप्लीटली साइड कर दो, गोजो को फिर भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, वो बस खड़ा रहेगा, अपना डोमेन एक्सपेंशन
पोशन यूज करेगा और साइतामा के दिमाग में इन्फिनाइट इंफॉर्मेशन भर जाएगी और फिर बस गोजो को वहां पर खड़े रहना है एंड स्लोली गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अपने आप धीरे धीरे करके साइतामा को मारते रहेगा। सो हाँ, दिस फाइट इज नॉट इवन क्लोज। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो वो बंदा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। अगर मेरे साथ डिस्कशन करनी है तो वो इंस्टाग्राम पर आके कर सकता है एंड डिबेट भी।